नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। इस शो में हम देश विदेश के जाने माने विशेषज्ञों को बुलाते हैं और कोरोना से जुड़ी नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं जो बिल्कुल सटीक होती हैं। भारत में वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। लोगों के मन में शंकाएं भी हैं, डर भी हैं और कई तरह के सवाल भी हैं और हमारा मकसद यही है कि हम तमाम एक्सपर्ट्स वैज्ञानिकों को बुलाकर आपके डर को दूर करें और आपको जागरूक करें ताकि किसी भी तरह के सवाल जो हैं वो आपके मन में ना रहे। हमारे एक्सपर्ट भी होंगे जो हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। तो आज के हमारे न्यूज़ मेकर ऑफ द डे हैं दुनिया के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट के श्रीनाथ रेड्डी। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। WHO के अलग अलग पैनल में वो एक्सपर्ट भी रह चुके हैं। तो सिर्फ 3 दिन बाद भारत में कोरोना का टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। सबसे पहले 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। इन 3 करोड़ वैक्सीन का खर्च प्रधानमंत्री केयर्स फंड से जाएगा, ये बात अब साफ हो चुकी है। उधर बायोटेक की कोवैक्सीन का ऑर्डर भी दिया जा चुका है। पहली 16.5 लाख वैक्सीन मुफ्त दी जाएंगी। उसके बाद 38.5 लाख जो वैक्सीन होंगी वो 295 रुपए प्रति डोज में मिलेंगी। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में है वो ये है कि क्या सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड जिससे वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, उसमें क्या हम अपनी मर्जी की वैक्सीन चुन सकते हैं? यानी क्या हमें ये चुनने का अधिकार होगा कि हम कौन सी वैक्सीन लेंगे? तो उसका जवाब जो है फिलहाल वो नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते। कल स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संभावना को खारिज कर दिया है। वो सुनवाते हैं आपको। सर, 2 वैक्सीन हैं, कोविशील्ड कोवैक्सीन। तो राज्यों के पास या लाभार्थी के पास क्या ये ऑप्शन होगा कि चूज कर सकें कि हमें कौन सी लगवानी है या ये लगवाएंगे ये नहीं लगवाएंगे? क्या ऑप्शन होगा? विश्व के अनेक देशों में 1 से अधिक वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है। किसी भी देश में अभी लाभान्वितों को इस प्रकार की ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि राहत की बात ये भी है कि भारत में लगातार कोरोना के मामले जो हैं वो कहीं ना कहीं काबू में आ गए। लंबे वक्त से हम देख रहे हैं कि जो रोज आ रहे हैं मामले उनमें काफी कमी आई है। ग्राफ के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि 26 नवंबर से 13 जनवरी के बीच किस तरह से मामलों में कमी आई। 26 नवंबर को 44,489 मामले थे हमारे देश में। 13 जनवरी को वो 15,968 तक आ गए। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं 3 महीनों में बहुत फर्क आ गया है। और सबसे कम अगर इस बीच की बात की जाए तो 12 जनवरी को 12,584 मामले थे, जो कि 18 जून के बाद से सबसे कम थे। एक तरह से कहा जा सकता है कि 6 से 7 महीनों के बाद ये मामले सबसे कम थे जो 12 जनवरी को आए, 12,584 मामले। और अगर मौतों के आंकड़ों की अगर हम बात करें यहाँ पर तो मौतों के आंकड़ों में भी खासी गिरावट आई है। 26 नवंबर से 13 जनवरी का ही हम यहाँ पर भी आंकड़ा ले रहे हैं। 26 नवंबर की अगर बात करें तो 524 मौतें हुई थी 24 घंटे में कोरोना के चलते। 13 दिसंबर को 202 मौतें हुई थी और इस सब में जो सबसे कम थी तारीख वो थी 11 जनवरी को जब 121 मौतें जो हैं वो दर्ज की गई थी 24 घंटों में। और ये जो था 27 मई के बाद सबसे कम मौतें हुई थी 11 जनवरी को 161 मौतें। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं ये राहत भी पहुंचा रही हैं कि किस तरह से हमारे देश में मामले जो हैं वो कम हो रहे हैं। और जब वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा तो थोड़ी और राहत जो है वो हो जाएगी, क्योंकि जब पहला डोज लग जाएगा उसके बाद दूसरा डोज जो है वो लगेगा उसके 28 दिनों के बाद। तब तक उम्मीद है कि मामलों में और ज्यादा कमी भी आ जाएगी। अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं दुनिया के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट के श्रीनाथ रेड्डी। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने WHO के अलग अलग पैनल में सर्व किया है। 2005 में पब्लिक हेल्थ में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर रेड्डी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप हमसे जुड़े। सबसे पहले तो आपसे वैक्सीनेशन को लेकर ही डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूंगी कि अब 16 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है यहाँ पर, लेकिन सवाल लोगों के मन में ये भी है कि क्या एंटीबॉडीज का पहले टेस्ट किया जाना चाहिए, उसके बाद दिया जाना चाहिए? जिन लोगों में अगर एंटीबॉडीज डेवलप हो गए हैं क्या उन्हें बाद में वैक्सीन दिया जा सकता है? क्या इस तरह की बातचीत भी सोची जा सकती है? जी नहीं, क्योंकि ये साबित हुआ है कि एंटीबॉडीज कुछ ही महीनों तक रहेंगे और जिनमें एंटीबॉडीज मिल चुके हैं क्योंकि पहले बीमारी से संपर्क हुआ है उनका, ये कभी पक्का पता नहीं है कि कब तक उनको उनसे रक्षा मिलेगी। और क्योंकि इन्फेक्शन के दौरान जो वायरस से संपर्क होता है वो वायरल लोड अलग अलग लोगों में अलग अलग मात्रा में होता है और इम्यूनिटी भी अलग अलग मात्रा में पैदा होता है।
तो इसीलिए वैक्सीन लेना बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि वैक्सीन का डोज निर्धारित होता है और उससे जो इम्यूनिटी पैदा होता है उसके ऊपर हम विश्वास रख सकते हैं कि कुछ देर तक तो जरूर रहेगा। तो इसीलिए ये, क्योंकि आपने देखा है कुछ लोगों को जो इस वायरस से संपर्क होता है उनमें कोई बीमारी का लक्षण भी नहीं होता, कुछ ही दिनों में तो कुछ लोगों को ठीक हो जाता है। तो उनमें ये स्वाभाविक है कि इम्यूनिटी भी ज्यादा दिन नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये वैक्सीन लगवाना जरूरी है, क्योंकि ठीक मात्रा में जो इम्यूनिटी के लिए जो एंटीजेनिक चैलेंज मिलता है तो उससे इम्यूनिटी काफी दिन तक रहने का संभावना है। तो एंटीबॉडी शुरू में कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इतने सारे लोगों को पहले एंटीबॉडी का मेजरमेंट करके उनका जांच करके फिर बाद में अगर वैक्सीन लेने की प्रक्रिया हो तो बहुत देरी हो सकती है और बहुत खर्चा भी हो सकता है और उससे कोई फायदा भी नहीं। जी सर, भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है, पहले फेज 3 ट्रायल का डेटा नहीं आया, उसके बाद उसका अप्रूवल हो गया, जिसको लेकर सवाल उठे, और अब उसका ऑर्डर भी दे दिया है और उसका जो पहला लॉट है वो बेंगलुरु पहुंच भी चुका है। क्या कहीं ना कहीं अभी भी ये सवाल है, उसको लेकर डाउट है कि शायद उसके डेटा का वेट कर लेना चाहिए था ट्रायल का, उसके बाद अप्रूव होना था और उसके बाद ही वैक्सीन लगना शुरू होना था? देखिए, एक तरीके से तो पूरा ट्रायल पूरा होने के बाद ही और उसका एफिकेसी का डेटा पूरा मिलने के बाद भी कि कितना कामयाब है, तो आमतौर से वही प्रक्रिया होता है। मगर इस समय सरकार ने शायद इसलिए निर्णय लिया है क्योंकि कुछ म्यूटेंट वायरसेस जिनका रूपांतर हुआ है वायरस का, ब्रिटेन में भी और साउथ अफ्रीका में भी, उनका प्रवेश हमारे देश में हो चुका है। खास करके ब्रिटेन में जो वायरस का म्यूटेंट निकला है, तो क्या वो स्पाइक प्रोटीन में जो बदलाव हुआ है उसके खिलाफ केवल स्पाइक प्रोटीन के प्रति जो इम्यूनिटी पैदा होता है दूसरे वैक्सीन से, क्या ये म्यूटेंट के खिलाफ काम करेगा या नहीं, वो शक है, पक्का कोई सबूत नहीं है। मगर क्योंकि ये भारत बायोटेक का वैक्सीन इनएक्टिवेटेड वायरस है, पूरा वायरस है जो अपने आप से हानिकारक नहीं है, मगर इसमें कम से कम 3 प्रोटीन के खिलाफ इम्यूनिटी बनता है शरीर में। तो अगर ये जो रूपांतर हुआ वायरस जो म्यूटेंट हम कहते हैं, अगर वो स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ जो इम्यूनिटी बनता है उससे भी बच पाएगा, तो दूसरे प्रोटीन के खिलाफ इम्यूनिटी बनता है उससे नहीं बच पाएगा। तो इसलिए ये भारत बायोटेक का वैक्सीन भी हमारे साथ रखना बिल्कुल आवश्यक समझा है सरकार ने। और दूसरी बात यह है, क्योंकि कुछ लोगों में जिनमें इम्यूनिटी का डिफिशियंसी है, सोच लीजिए कि बीमारी के वजह से इम्यून डिफिशियंसी है या कैंसर के दवाइयों से इम्यून सप्रेशन है, तो उनमें ये जो दूसरा कोविशील्ड वाला वैक्सीन है उसमें एक वायरस का इस्तेमाल किया जाता है, एडिनो वायरस, उसके साथ ये जो वैक्सीन का जो प्रोटीन है उसको जोड़ के शरीर में भेजा जाता है। आमतौर से वो जो एडिनो वायरस है वो हानिकारक नहीं होता, मगर जिनमें इम्यूनिटी कम है किसी कारणवश, तो उनमें वो शायद वो वायरस भी हानिकारक बन सकता है, वो संभावना है। उसका भी पक्का सबूत नहीं है, मगर क्योंकि वो संभावना है, एक इनएक्टिवेटेड वायरस इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसे लोगों में, उससे कोई खतरा नहीं होता जिनमें इम्यूनिटी कम है या जिनमें इम्यूनिटी दबाया गया है दवाइयों द्वारा। तो उसके कारण भी दूसरा वैक्सीन हमारे साथ रखना बिल्कुल आवश्यक है। हाँ, अब ट्रायल पूरा होना चाहिए, जल्द से जल्दी पूरा करना चाहिए और उसके नतीजे भी देखना चाहिए, ये तो आवश्यक है। मगर दूसरा वैक्सीन साथ रखना एक क्योंकि कुछ कारण है जो सरकार ने मान लिया। जी सर, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि भारत में लगातार जो मामले हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं पहले के मुकाबले, तो कई लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि क्या इसकी वजह है, क्या वाकई में कोरोना जा रहा है हमारे देश से या कुछ और भी वजह हो सकती है जो मामले कम आ रहे हैं अभी? नहीं, एक तो टेस्टिंग काफी मात्रा में हुई है, तो इसमें पक्का सबूत है कि टेस्टिंग ज्यादा मात्रा में करने पर भी अगर केसेस का संख्या कम हो गया है
तो लगता है कि वायरस का प्रकोप कुछ कम हो गया है। और इसका और भी पक्का सबूत मिलता है जब हम देखते हैं कि वायरस के कारण जो मृत्यु हो रहे हैं वो दिन ब दिन घट रहे हैं। तो इसलिए तो ये लगता है कि वायरस का प्रकोप अब कम हो गया है, मगर ऐसा ही बना रहेगा स्थिति, ये कहना पक्का मुश्किल है, क्योंकि हमने देखा है कि दूसरे देशों में भी जब भीड़ जम जाते हैं खास करके, तब एक वायरस का प्रकोप बढ़ जाता है। और दूसरा, मैंने जैसा बताया कि कुछ म्यूटेंट्स भी निकले हैं जो जिनका रूपांतर हुआ है, जिनका इन्फेक्टिविटी मतलब फैलने का खतरा ज्यादा है, तो उनसे भी हमें बचना चाहिए। तो हालांकि ये तसल्ली की बात है कि हमारे यहाँ अभी तक ये बीमारी काबू में आ गया है काफी हद तक, और संख्या कम हो रही है दिन ब दिन। फिर भी हमें बचाव के सूत्र अपनाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे मुल्कों में जैसा वायरस उभर गया है या रूपांतर के कारण उसका फैलने का शक्ति बढ़ गया है, तो इसके ऊपर हमें भी निगरानी रखनी चाहिए। तो कई कारण है, क्योंकि हमारे यहाँ कम हो गए हैं। एक तो हमारे यहाँ आयु कम है, तो आयु प्रमाण कम है, तो इसीलिए ये वायरस युवा लोगों को बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं करता। उनमें अगर बीमारी भी होगी तो उनके लक्षण उभर नहीं आते। तो हो सकता है कि हमारे यहाँ उतना मात्रा में हमें इतने केसेस नजर नहीं आ रहे हैं। और दूसरा यह है कि ग्रामीण इलाके में वायरस कम ही फैलता है, क्योंकि वहां पे लोगों की भीड़ भाड़ कम होती है और लोग काम भी बाहरी इलाकों में खेतों में करते हैं, तो वायरस का फैलने का भी ज्यादा उसको वो मौका मिलता नहीं है। तो कई कारण हैं जिससे कि भारत में ये कामयाबी हासिल कर चुके हैं हम ये वायरस के ऊपर, मगर इसका मतलब नहीं है कि खतरा टल चुका है। खतरा अभी भी आ सकता है, इसीलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रेड्डी, आप हमसे जुड़े, आपने वक्त निकाला और ये महत्वपूर्ण जानकारियां हमसे साझा की। और यहाँ पर आपको ये भी हम बताते चलते हैं कि हम जानते हैं कि कोवैक्सीन जो है उसका ऑर्डर भी दे दिया गया है और पहली खेप जो है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की उसकी बेंगलुरु पहुंच चुकी है। दोनों जो वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, उनका अंतर भी आपको बताते चलते हैं। कोविशील्ड जो है वो बाहर की वैक्सीन है, हम जानते हैं ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वो वैक्सीन है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया है, लेकिन भारत में ही इसका उत्पादन जो है वो किया गया, जबकि भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है वो पूरी तरह से हमारे देश में ही बनी हुई वैक्सीन है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये एडिनो वायरस के कमजोर स्ट्रेन से बनाई गई वैक्सीन है जो कोविशील्ड है सीरम इंस्टीट्यूट की, जबकि जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है उसको निष्क्रिय वायरस को जो निष्क्रिय करके बनाई जाती है उस तरह की ये वैक्सीन है। और आपको बता दें कि कोविशील्ड को लेकर एक जो साफ हो गई है बात की फेज 3 का जो ट्रायल है उसके डेटा के बाद मंजूरी उसको दी गई है, लेकिन यहीं पर कोवैक्सीन जो था उसको लेकर लगातार विवाद बना रहा कि फेज 3 के ट्रायल के बिना उसको मंजूरी कैसे दे दी गई। और अब तो उसके ऑर्डर जो है वो भी दे दिए गए हैं और उसकी पहली खेप भी बेंगलुरु पहुंच चुकी है। कोविशील्ड ने दावा किया है 70% तक एफिकेसी का, यानी कि 70% तक वो असरदार रहेगी, जबकि कोवैक्सीन को लेकर ऐसा कोई भी डेटा जो है या ऐसा कोई भी दावा जो है वो सामने नहीं आया है। और यहाँ पर सरकार को पहली खेप जो है कोविशील्ड की 10 करोड़ डोज 200 रुपए में मिलने जा रही है प्रति डोज के हिसाब से। और अगर कोवैक्सीन की बात की जाए तो शुरुआती जो 16.5 लाख डोज हैं वो मुफ्त में दिए जाएंगे और उसके बाद जो 38.5 लाख डोज हैं वो 295 रुपए प्रति डोज के हिसाब से तो दोनों ही वैक्सीन को लेकर सरकार जो है वो पूरी तरह से आश्वस्त है। उनका कहना है कि चाहे कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है और दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह से असरदार रहेंगी। और नए स्ट्रेन को लेकर भी तमाम जो सरकारी दावे हैं वो यही है कि नए स्ट्रेन पर भी जो दोनों वैक्सीन है वो कारगर रहने वाली है, लेकिन लगातार जांच जो है वो यहाँ पर जारी है। तो किस तरह से जब 16 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू होगा उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरह का असर हो रहा है। साइड इफेक्ट्स को लेकर भी तमाम जो है तैयारियां वो कर ली गई हैं। जो सेंटर्स बनाए गए हैं वैक्सीनेशंस के वहां पर भी तमाम तैयारियां हैं। अलग अलग डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी गई है, हजारों डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी गई है वैक्सीनेशन के लिए। और
एक जो सेंटर होगा वहाँ पर 5 वैक्सीनेटर्स होंगे, जिसमें से एक जो है वो एंट्री के वक्त हमारा डेटा चेक करेंगे, दूसरे डॉक्टर जो हैं वो वेरीफाई करेंगे हमारे आईडी के साथ, तीसरे डॉक्टर वैक्सीनेशन लगाएंगे और बाद के जो 2 डॉक्टर्स होंगे वो हमारी निगरानी करेंगे। वैक्सीन लगने के बाद 30 मिनट तक हमें किसी निगरानी रूम में रखा जाएगा, जिन्हें वैक्सीन लगाया जाएगा कि किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसके लिए फौरन जो इंतजामात किए जाने हैं उसकी भी पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। अलग अलग राज्यों में वैक्सीन जो है वो पहुंचाना शुरू हो चुका है, पहुंच भी चुकी है, और कोवैक्सीन का जो ऑर्डर्स हैं वो भी दे दिए गए हैं यहाँ पर। और अब हम एक छोटे से यहाँ पर ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के फौरन बाद हम आपसे मुलाकात कराएंगे देश के जो जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनसे। हमारे साथ श्रीनाथ रेड्डी जुड़ेंगे और उनसे हम तमाम सवालों के जवाब लेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस हिस्से में हम हमारे दर्शकों के सवाल लेते हैं। हमारे साथ जाने माने एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मनोज गोयल, डायरेक्टर हैं पल्मोनोलॉजी फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के, गुरुग्राम से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए। पहला सवाल साक्षी पूछेंगी गुरुग्राम से। सुप्रभात डॉक्टर जी, मैं साक्षी हूँ गुरुग्राम से। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि कितना आम है कोरोना से वापस संक्रमित होना, और एंटीबॉडी कितने समय तक चलते हैं? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। रीइंफेक्शन अभी बहुत कम रेयरली रिपोर्टेड है ये, और ये देखा गया है कि जनरली जो रीइंफेक्शन के चांसेस होते हैं वो 90 डेज के बाद होते हैं फ्रॉम द इनिशियल इलनेस। ये बहुत ही रेयरली रिपोर्टेड है। और जहां तक एंटीबॉडीज बनने का सवाल है, ये देखा गया है कि एंटीबॉडीज करीब 1 महीने के बाद से, जो हमारी प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज हैं जो 1 महीने के बाद से बनना शुरू हो जाती है और करीब 3 महीने तक रहती है। और उसके बाद और भी मैकेनिज्म है जैसे बॉडी का प्रोटेक्शन होता रहता है एक बार इन्फेक्शन से, जैसे कि टी सेल्स हो गई, मेमोरी सेल्स हो गई। तो काफी समय तक, एटलीस्ट 3 मंथ तक तो आप प्रोटेक्ट रहते हैं, तो चांसेस है कि आगे भी ये प्रोटेक्शन चलता रहता है एक बार इन्फेक्शन होने के बाद। जी, अगला सवाल यहाँ पर पूछेंगे सुनीता शर्मा है, वो गुरुग्राम से पूछेंगी। गुरुग्राम से सुनीता शर्मा बोल रही हूँ। विभिन्न माध्यमों से वैक्सीन के बारे में बहुत कुछ जानने सुनने के लिए मिल रहा है, इसलिए मन में शंका जन्म ले रही है। वह यह प्रश्न भी उठता है, क्या इसका कोई दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ सकता है? अभी तक जितने भी वैक्सीन हैं ट्रायल फेज में भी, और अभी करीब अमेरिका में करीब 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, अभी तक कोई बहुत सीरियस एडवर्स इवेंट एटलीस्ट फील्ड लेवल पे इतना ज्यादा नहीं मिला है। और अगर देखा जाए तो ये वैक्सीन काफी सेफ है। जनरली बहुत ही मिनिमल साइड इफेक्ट्स होते हैं। ज्यादातर जो इंजेक्शन साइट है वहाँ पे थोड़ा पेन हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, थोड़ी सूजन आ सकती है, कभी कभी बुखार या सर्दी महसूस हो सकती है। बट इस वैक्सीन का अभी तक जितनी भी वैक्सीन ट्रायल में आई है और जो कि यूज होनी शुरू हो गई है, उनके अभी कोई मेजर साइड इफेक्ट अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। दे आर क्वाइट सेफ। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप ये तमाम जानकारियां आपने हमसे साझा की, क्योंकि अब वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी हैं, और उनको लग रहा है कि वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले जो जो भी शंकाएं हैं वो पूछ सकें। कहीं साइड इफेक्ट्स को लेकर है तो कहीं वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, ऐसी भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि चाहे एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हो, चाहे आपको कोरोना हो गया हो, तब भी वैक्सीनेशन जरूरी है, वो लगवाना चाहिए। और खतरा अभी टला नहीं है। अगर मामले कम भी आ रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि कोरोना जा चुका है। हमें जो कोविड बिहेवियर है उसका पालन करना है। तो आप मास्क लगाते रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहिए, थोड़े थोड़े अंतराल में हाथ धोते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।